नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अनेक अवसरों पर जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जो हमें एहसास कराते हैं कि जब भी कोई बुरा काम होगा तो उसका नतीजा अंततोगत्वा बुरा ही होगा। जैसा कि छत्तीसगढ़ के 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल और उनके बेटे चेतन बघेल के साथ हो रहा है। बीती 15 सितंबर को जब ईडी ने 7000 पेज का 5वां पूरक चालान प्रस्तुत किया तो उस चालान में जो बातें लिखी हुई है, अब जाकर वो खुलासा हो रहा है किस तरह से चेतन बघेल के विरुद्ध मजबूत सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि 200 करोड़ तो चेतन बघेल ने अपने लिए रख लिए थे और बाकी 850 करोड़ उस समय के कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की ओर ट्रांसफर करवा दिए थे। ये सारी अवैध कमाई शराब की कमाई थी, यानी छत्तीसगढ़ सरकार की एक समानांतर शराब नीति चल रही थी, जिससे खुलेआम दोनों हाथों से अवैध कमाई बटोरी जा रही थी। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया था, पप्पू बंसल के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है। पप्पू बंसल उर्फ लक्ष्मी नारायण मित्तल, जो भूपेश बघेल के घर में उनके मुख्यमंत्री रहते, उनके साय की तरह उनके साथ रहता था। वैसे पप्पू की तो कोई अपनी राजनीतिक हैसियत नहीं थी, लेकिन भूपेश बघेल ने उसे अपना किचन कैबिनेट का हिस्सा जो बनाया था। ईडी ने 7000 पेज का चार्जशीट प्रस्तुत किया है, जो 4 बंडलों में प्रस्तुत किया गया। इस हैरान करने वाली चार्जशीट में क्या कुछ लिखा गया है उसे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले कुछ दिखाऊंगा वो चैट जो कि बिग बॉस के नाम से चेतन बघेल द्वारा संचालित की जाती थी। इस व्हाट्सएप में बिट्टू भैया उर्फ चेतन बघेल ने कब किसे कॉल किया, कितने देर बात की, सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोग कैसे पैसे डील करते थे, वो सारी बातें ईडी के आरोप पत्र के माध्यम से प्रस्तुत हुई है। बकायदा व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है। साथ ही जिसकी आशंका थी वही अब नजर आ रहा है। जो पैसों से ना माने उसे हनी ट्रैप से समझा दिया जाए। इसी व्हाट्सएप चैट और पेश किए गए सबूत में एक आईएएस अफसर के हनी ट्रैप में फंसने की बात भी उजागर हो रही है। यह हैरान करने वाला आरोप पत्र आपको बताएगा कि छत्तीसगढ़ में राजनीति का स्तर कितना छिछला और सतही हो चुका था। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, अपने इकलौते बेटे चेतन बघेल के माध्यम से वो क्या कुछ करवा रहे थे, जिनकी करनी का फल उनका इकलौता बेटा जेल में भुगत रहा है। जहां ईडी के बाद अब ईओडब्ल्यू ने भी रिमांड मांगी है, इस पर भी अब सुनवाई होने वाली है। लेकिन फिलहाल बात उन सबूत और चार्जशीट की हो रही है जो कि आपको बहुत हैरान कर देगी। ईडी की चार्जशीट के अनुसार चेतन बघेल इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था। जैसा कि मैंने बताया था कि नई दुनिया ने इस खबर को, इस हेडिंग को अपने प्रथम पेज में लगाया था, जिसे हम लंबे समय तक बताते आ रहे हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर लिखा है, शराब घोटाले से करीब 200 करोड़ की कमाई सीधे बिट्टू उर्फ चेतन बघेल ने अपने पास रखी थी, जबकि 850 करोड़ रुपए कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल तक पहुंचाया गया था। इस चौंकाने वाले खुलासे के साथ ईडी का दावा है कि चेतन बघेल ने ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश कर उसे सफेद दिखाने के लिए पैसों की पूरी डील इसी बिग बॉस नामक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किया था। इस ग्रुप में चेतन बघेल के अलावा जेल में बंद अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया, जो भी शर्तों में बाहर है, इसका भी नाम था उस व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा किसी पुष्पक का नाम भी सामने आया है। यानी इस बिग बॉस ग्रुप ने सब कुछ बता दिया है, कितने कितने की अवैध कमाई हुई थी, किसे किसे पैसा ट्रांसफर किया गया। वैसे इस व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा दूसरे सबूतों का असल राजदार तो पप्पू बंसल ही है। इस चार्जशीट में पप्पू बंसल की उस स्वीकारोक्ति के बारे में भी उल्लेख किया गया है, जिसे पप्पू ने बताया कि बिट्टू भैया ने किस तरह से 1000 करोड़ की हेराफेरी की और उसमें से सिर्फ 3 महीने में किस तरह से 136 करोड़ रुपए भूपेश बघेल के तांत्रिक के श्रीवास्तव और राम गोपाल अग्रवाल को कैसे कैसे पैसे दिए गए। 3 महीने में 136 करोड़ के लेन देन से संबंधित, और इसके अलावा बाकी जो लेन देन हुए उसे भी आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे, बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ साफ तौर पर, जैसा कि आपको इसमें नजर आ रहा होगा, जिसमें पप्पू बंसल ने बताया है कि के श्रीवास्तव, जिसके लिए बताया गया कि भूपेश बघेल के मित्र थे, इन्हें भिलाई में नगद पैसे पहुंचाने के लिए कहा गया था। इसी चार्जशीट में लिखा गया है, अनवर ढेबर आपको भिलाई में नगद पैसा देगा तो आप इसको के श्रीवास्तव को दे देना। इसके अलावा पप्पू ने स्वीकार किया है कि चेतन बघेल ने मुझे के श्रीवास्तव की गाड़ी नंबर भी दिया था। ऐसा 8-10
बार हुआ। बाकायदा गाड़ियों का भी उल्लेख किया गया है। MG ग्लॉस्टर जो ब्लैक कलर की थी, इसके अलावा फॉर्च्यूनर गाड़ी जो व्हाइट कलर की थी उसे के श्रीवास्तव या उसके आदमी लेकर आते थे। इसी में नगद पैसों का लेन देन होता था। शराब घोटाले से जुड़े हुए सिंडिकेट और भूपेश बघेल को भी शायद एहसास हो गया होगा कि देर सवेरे यदि उनकी चोरी या घोटाला पकड़ा जा सकता है, क्योंकि पहली छापेमारी तो करीब 24 या 25 फरवरी 2020 को हुई थी, जब कोरोना संक्रमण काल की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा उस वक्त सिर्फ एक राजनेता एजाज ढेबर के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की गई थी। उन प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे खास छापेमारी थी सौम्या चौरसिया के यहाँ छापेमारी। सौम्या चौरसिया का मतलब भूपेश बघेल की सुपर सीएम, उसी सुपर सीएम के यहाँ फरवरी 2020 में जब छापेमारी हुई, तब उसके बाद से शराब घोटाले का ये पूरा सिंडिकेट अलर्ट मोड में आ गया। कुछ ज्यादा सावधानी बरती जाने लगी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर सीएम के रूप में प्रचारित हो चुकी सौम्या चौरसिया से अलग चेतन बघेल उर्फ बिट्टू भैया को सुपर सीएम बताया था। अब आगे मैं आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बता रहा हूँ किस तरह की सावधानियां बरती जाती थी बिट्टू भैया को बचाने के लिए। जैसे कि आप इस ग्राफिक्स में देख रहे होंगे, सुयश बिल्डकॉन का उल्लेख है 1,75,00,000 का ये लेन देन 29 जून 2020 से लेकर 3 जुलाई 2020 तक की तारीख के उल्लेख के साथ आपको पहले बॉक्स में नजर आ रहा होगा। इसके बाद साफ तौर पर भिलाई दुर्ग के जाने माने सहेली ज्वेलर्स का उल्लेख है। इसे भी 29 जून 2020 को वो रकम प्राप्त होती है जो कि 50-50 लाख के टुकड़ों में की गई। सहेली ज्वेलर्स से ये पैसा लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के पास आता है, लेकिन यहाँ रकम बढ़कर 2 करोड़ हो जाती है और अब ये 2 करोड़ रुपए सीधे बघेल डेवलपर्स यानी बिट्टू भैया की केनरा बैंक वाले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पप्पू बंसल ने ये ट्रांसफर बैंक ऑफ बड़ौदा से चेतन बघेल के अकाउंट में करवाया था, इसलिए सबूत पक्के थे और यही पक्के सबूत पप्पू बंसल ने ईडी को दे दिए। यानी पप्पू बंसल का साथ ईडी को इस तरह से मिला जिससे चेतन बघेल का छूटना बहुत मुश्किल नजर आता है। यही कारण रहा कि चेतन बघेल के वकील फैजल रिजवी और उसके पहले खुद भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये आरोप लगा चुके हैं कि ईडी ने पप्पू बंसल के बयान को किस तरह से आधार बनाया, जबकि पप्पू बंसल खुद ही आरोपी रहा, फरार रहा और उनके विरुद्ध नॉन बेलेबल वारंट भी जारी रहा। आप सोचिए, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर जब भूपेश बघेल के लिए ये कहते हैं, भूपेश बघेल के बेटे ने सुपर सीएम की भूमिका निभाते हुए जनता पर इस हद तक अत्याचार किए कि खुद मुख्यमंत्री के लिए दोबारा विधायक चुना जाना कठिन हो गया है। यानी प्रधानमंत्री को भी अच्छी तरह से ये पता होगा कि ये शराब घोटाला और दूसरे बाकी घोटाले कितने बड़े स्तर पर हो रहे हैं। और जैसा कि देश की राजनीति को जानने समझने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भाषा लगभग एक जैसे होती है, तभी विधानसभा चुनाव के पहले 2 सितंबर 2023 को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आरोप पत्र जारी करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। तब उनका यह बयान काफी चर्चित हुआ था, काफी सुर्खियां बटोरा था। लेकिन आज तो छत्तीसगढ़ में चुनाव का मौसम भी नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा और लोकसभा के अलावा नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भी हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव को भी अभी लंबा वक्त है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के गृह विभाग की अपनी एक अलग संस्था EOW और ACB भी इसी शराब घोटाले में चेतन बघेल से रिमांड मांग रही है। लेकिन EOW का आरोप तो 3200 करोड़ का है। कुछ नए सबूतों के साथ EOW भी जो सबूत पेश कर रही है, उससे चेतन बघेल के अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल चले जाएंगे। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आबकारी मंत्री भी इसी शराब घोटाले मामले में जेल में हैं और PM नरेंद्र मोदी ने जिन्हें सुपर सीएम बनाया था वो भी जेल में हैं। जब ये दो महारथी जेल जा सकते हैं तो बाकी कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें तेज होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि EOW का असल एक्शन तो अब आने वाले दिनों में नजर आने वाला है। वैसे EOW की पुरानी चार्जशीट में स्पष्ट हो गया कि किस किस अधिकारी और किस किस नेता को कितनी कितनी रकम मिली,
जबकि ईडी ने जो आरोप पत्र प्रस्तुत किए हैं उसमें 2174 करोड़ के घोटाले का उल्लेख है। इसमें भी बताया गया है कितनी कितनी मात्रा में किसे कितना कितना मिला। ईडी के मुताबिक नेता और मंत्रियों को 1392 करोड़ 45 लाख 39 हजार रुपए मिले। इस इतनी बड़ी फिगर में नेता और मंत्रियों का नाम भी है, वो सारे नाम भी ईडी की ओर से स्पष्ट किए जा रहे हैं। इसी तरह ईडी ने बताया है कि किस तरह से 3 शराब निर्माता कंपनियों ने 358 करोड़ 65 लाख 32 हजार रुपए की अवैध कमाई की। इसी तरह अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा ने दोनों ने मिलकर 181 करोड़ 52 लाख 85 हजार रुपए का अवैध रूप से शराब घोटाले में लाभ कमाया। जबकि आबकारी विभाग और जिला आबकारी अधिकारियों की अलग अलग कमाई बताई गई है, जिसमें आबकारी विभाग को 90 करोड़ 76 लाख 42 हजार 500 रुपए अवैध कमाई का उल्लेख किया गया है। जबकि जिला आबकारी अधिकारी और शराब दुकान के कर्मचारियों को मिलाकर भी इतनी ही रकम यानी 90 करोड़ 76 लाख 42 हजार 500 रुपए की अवैध कमाई के रूप में मिले हैं। साथ ही विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह को 60 करोड़ 50 लाख 95 हजार रुपए का कमीशन या अवैध कमाई के रूप में रकम प्राप्त हुई है। यदि मैं विस्तार से एक एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। 7000 पेज की ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के अलावा ईओडब्ल्यू ने भी अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर बता दिया है कि आबकारी विभाग के किस किस अधिकारी ने किस किस लोकेशन में कितनी कितनी संपत्ति खरीदी है। ठीक वैसे ही जैसे सौम्य चौरसे की 29 प्रॉपर्टियां पकड़ी गई है, ऐसे ही आबकारी विभाग के नौहर सिंह ठाकुर ने अलग अलग नाम से 5 संपत्तियां खरीदी है, जिसकी 2 की लोकेशन राजनांदगांव, 2 की रायपुर और 1 की दुर्ग बताई गई। जिनके नाम से संपत्ति ली गई है उसका भी उल्लेख किया गया है। इसी तरह जनार्दन कौरव जो कि आबकारी विभाग के एक बड़े अधिकारी रहे, इन्होंने भी 4 संपत्तियां खरीदी है। लोकेशन बताया गया 3 रायपुर और 1 राजनांदगांव। इन्होंने भी अलग अलग नाम से बेनामी संपत्ति खरीदी। इसी तरह मंजू सिंह कसेर, नवीन प्रताप सिंह तोमर, प्रमोद कुमार नेताम, मोहित कुमार जायसवाल, दिनकर वासनिक, इकबाल अहमद खान, विजय सेन शर्मा, नितिन कुमार खंडूजा, अरविंद कुमार पाटले ने कहां कहां किसके नाम से बेनामी संपत्ति इकट्ठा की, वो सारी बातें शीशे की तरह साफ हो गई है। और तो और ये बड़े बड़े अधिकारी कितनी कितनी शराब पेटी के लिए कितना कितना पैसा कमा चुके हैं, जिनके निलंबन के बाद आज की तारीख तक उन्हें जेल नहीं भेजा जा सका है। ऐसे अधिकारियों की संख्या 29 बताई गई, जिसमें 1 की मृत्यु हो चुकी है, 6 सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि 22 किसी न किसी तरह कानूनी दांवपेच से जेल के बाहर हैं, इन्हें जेल नहीं भेजा जा सका है। इनकी कमाई के आंकड़ों को भी आप गौर से देख सकते हैं, काफी लंबी सूची है। किसी ने 4 करोड़ तो किसी ने 6 करोड़ तो किसी ने 7 करोड़ तक की अवैध मोटी कमाई की है। एक लंबी सूची है जिसमें एक एक का उल्लेख करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप ध्यान से इस सूची को देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन में ये वो सूची है जिसे ईओडब्ल्यू ने अपने चार्जशीट के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से प्रस्तुत किया है, और हम भी बड़ी जिम्मेदारी से सिस्टम में बैठे हुए ऐसे भ्रष्ट लोगों को आगाह कर रहे हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा होगा, लालच बुरी बला है। बचपन से आपको ये बातें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई गई होगी, लेकिन मायावी दुनिया के लोभी लोगों को ये पुरानी बातें समझ में नहीं आती या वो जानबूझकर भूल जाना चाहते हैं, जिसका नतीजा आपके सामने है। प्रदेश के एक मुख्यमंत्री अपने बेटे को जेल में देख रहे हैं। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। जो बुरा काम करेगा उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। तो आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी किसी बड़े खुलासे के साथ मैं राष्ट्रबोध में एक बार फिर आपके साथ हूँगा। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार दें, प्यार बांटें। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।